बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे यहां से जीते हैं, हारे हैं या आगे चल रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं शाम 5 बजे। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और यह अमूमन यही तस्वीर रही है कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं। अब बीजेपी भी यह मान के चल रही है कि शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती दिख रही है, इसलिए वहां पर तो कम से कम वो आश्वस्त लग रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां बीजेपी देखिए महाराष्ट्र में 99 पर आ गई है, शिवसेना 57 पर है, यानी कुल मिलाकर 156 का आंकड़ा है, यानी बहुमत से सिर्फ 11 सीट आगे। और अगर हरियाणा की बात करें तो 39 और 32 का आंकड़ा है। हरियाणा का मैं आपको थोड़ा समीकरण समझाऊंगा कि कहां फेरबदल हुआ है, जाटों ने किसको वोट दिया है, ग्रामीण इलाके में किसने किसको वोट दिया है। लेकिन उससे पहले जरा समझते हैं कि तस्वीर क्या बन रही है। जरा देखिए कौन कौन से बड़े नेता हारे हैं या जीते हैं। आदित्य ठाकरे आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो कि वर्ली से चुनाव लड़ रहे थे, वो अपना चुनाव जीत गए हैं। तो आदित्य ठाकरे पहली बार सियासत में चुनावी रण में कोई उतरा था और ठाकरे परिवार का, और उसने जीत दर्ज की है। दूसरी बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं कि पंकजा मुंडे जो हैं, जो परली से चुनाव लड़ रही थी, वो अपना चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तीसरी बड़ी खबर, अजीत पवार वो बारामती से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। रोहित पवार एक और नाम जो कि आगे चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, और वो चुनाव लड़ रहे थे करजत जामखेड़ से। नितेश राणे की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नारायण राणे के बेटे हैं, बीजेपी में आए थे, पूरी पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया था, वो जो है आगे चल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हरियाणा की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, कुछ बड़े चेहरे जो हरियाणा की टैली आपको दिखाते हैं कि इस वक्त की तस्वीर क्या है। हरियाणा में बीजेपी को 39 सीटें इस वक्त मिलती हुई दिख रही हैं। वो 39 सीटों पर आगे, इसमें से कुछ नतीजे में तब्दील हुए हैं, कुछ रुझान हैं। कांग्रेस 32 पर है और अन्य के खाते में 19 सीटें हैं। और इसीलिए अन्य का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीजेपी कहां जाकर रुकती है, उसके बाद अन्य की भूमिका बड़ी अहम होगी। अब कैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार बना सकती है वो देखिए। 38 और अन्य में जो निर्दलीय हैं उनको अगर आप मिला दीजिएगा तो 38 और 8 को जोड़कर 46 का आंकड़ा पहुंचता है, जो बिल्कुल बहुमत का जो आंकड़ा है वही बीजेपी हासिल करेगी। तो यानी वो सरकार बड़ी मुश्किल से चल रही होगी, मतलब एक इधर उधर सरकार खतरे में होगी, ऐसी सरकार बनेगी अगर अन्य के सहयोग से बने। बीजेपी अगर जेजेपी का साथ ले ले, यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी की, तो 48 सीटें वो हासिल कर लेगी और बहुमत से 2 ज्यादा सीटें होंगी ये, यानी ये फिर भी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस बीजेपी के पास होगी अगर बीजेपी और जेजेपी मिलकर सरकार बनाते हैं। अभी हम आपको 38 दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए ये थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स बना था, ये आंकड़ा 39 का हो गया है बोलते बोलते। तो यानी अगर बीजेपी के 39 और जेजेपी के 10 को जोड़ें तो ये 49 पर पहुंचता है। अब तस्वीर देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरी तस्वीर की बीजेपी का 39, जेजेपी का 10 और अन्य के 8 को मिला दें तो आंकड़ा 56 पर पहुंच जाता है। यानी कि जो स्पष्ट बहुमत के लिए आंकड़ा है 46 का, उससे 10 ज्यादा, यानी एक मजबूत सरकार नजर आएगी अगर बीजेपी, जेजेपी और अन्य को मिलाकर सरकार बनाती है। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, जरा उसको देखिए हरियाणा के अंदर, क्योंकि वहां पर अभी खेल खुला हुआ है, कोई भी सरकार बना सकता है। कांग्रेस 33 और जेजेपी के 10 मिला दें तो 43 का आंकड़ा पहुंचता है, जो कि स्पष्ट बहुमत से 3 कम है। यहां मामला नहीं जमेगा सिर्फ इन दोनों के साथ आने से। कांग्रेस के 33, जेजेपी के 10 को मिला के बहुमत नहीं मिल रहा, यानी ये जोड़ी अपने बूते में साथ आकर सरकार बना ले, ये नहीं हो सकता। इसलिए अब हमको अगला समीकरण देखना होगा कि इन दोनों के अलावा कौन साथ आए तो बात बन सकती है। कांग्रेस के 32 हो गया, अब 32 कांग्रेस, जेजेपी 10 और आईएनएलडी का भी एक मिला दीजिए तो भी बात नहीं बन रही, तो भी मामला 43 पर अटक रहा है, यानी 3 सीट कम पड़ रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जेजेपी या कांग्रेस का किसी को बैठाने के लिए। तीसरा विकल्प क्या है जरा वो देखते हैं। कांग्रेस को मिलाइए, जेजेपी को मिलाइए और अन्य को मिलाइए, यानी निर्दलियों को मिला दीजिए तो आंकड़ा 50 का पहुंचता है, यानी बहुमत हासिल हो जाता है। यानी अगर यही तस्वीर रही कि बीजेपी 39 पर है, कांग्रेस 32 पर है और यही फाइनल टैली बनती है, तो इकलौता रास्ता कांग्रेस के पास यह होगा कि वो जेजेपी को साथ लाए,
वो तमाम निर्दलियों को साथ लाए और तब मिलकर सरकार बनाए, तब उसके लिए सत्ता हासिल करना पॉसिबल हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा। तो ये तमाम बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी अहम हैं, क्योंकि अभी भी हरियाणा में क्या होगा ये किसी को साफ नहीं है और कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी के और चरण सिंह सापरा कांग्रेस के जुड़ गए हैं। राजीव जी, पहले तो आपसे सवाल है कि अभी भी बीजेपी को उम्मीद है क्या कि स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, या अब आप लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कहां से मदद मिल सकती है? नहीं, मैं सुशांत जी एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। थोड़ी देर में चाहे वो आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, ट्रेंड्स में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी होती है कितनी नहीं होती है, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। बावजूद उसके आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से समझाया पूरा गुणा भाग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे वक्त से, जब से सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है, लगभग 10 से 15 सीटें पीछे पिछड़ रही थी हमसे, और वो अभी तक भी वो ट्रेंड एज इट इज कंटिन्यू कर रहा है, वही बरकरार है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस किसी भी सूरत में, जैसे जिस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे आपने कर्नाटका के अंदर देखा कि दूसरी राजनीतिक पार्टी को प्रलोभन दिया, लेकिन इस तरीके की सरकारें चलती नहीं है, ये बात भी सब लोग बेहतर जानते हैं। और ये मौजूदा परिस्थितियां ये बता रही हैं कि एक राजनीतिक दल जिसे जेजेपी कहते हैं, उसकी लड़ाई भी कांग्रेस के खिलाफ ही रहती है, वो भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ चले। उनकी पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस की विरोध से हुआ था। तो हर नहीं सर, लेकिन उनको वोट जो मिला है वो आपको हटाने के लिए मिला है, कांग्रेस को हटाने के लिए नहीं। आप सत्ता में थे, उनको वोटर ने वोट दिया कि बीजेपी को हटाओ, फिर वो आपके साथ कैसे आएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस से विरोध करके ही जेजेपी में गए थे, कांग्रेस के विरोधी ही थे वो, जेजेपी में गए और भारी मतों से जीते हैं वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेजेपी के अंदर हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से विपरीत विचारधारा रखने वाले थे, कांग्रेस को कुछ ना कुछ कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा कर ही गए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उन निर्दलियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो निर्दलीय खुद कह रहे हैं कि जहां अमित शाह जी कहेंगे हम वहीं जाएंगे। तो इसका बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वो हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे प्रत्याशी नहीं बन पाए थे, इसलिए उन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा था। 3 ऐसे थे। अब देखते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं आप आश्वस्त हैं। चरण सिंह सापरा साहब, हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार बन पाएगी। 32 हैं अभी आप, और आपको सरकार बनानी है तो जेजेपी भी चाहिए और तमाम निर्दलीय भी चाहिए। देखिए, जिस तरह से रुझान हम देख रहे हैं और पता चल रहा है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी का अहम और वहम दोनों तोड़ा है। जो आशा इन्होंने दिखाई थी वो निराशा में बदली है, इस तरह से, इसीलिए इस तरह के नतीजे आए हुए हैं। तो ये जो निराशा जनता ने दिखाई है बीजेपी के प्रति और जेजेपी को और कांग्रेस को वोट दिया है, मुझे लगता है कि ये हमारे सभी जेजेपी के नेता भी समझेंगे कि ये बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मिला है। और मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें तय करेगा। हाँ, बीजेपी सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग हमेशा करती रही है। हमने गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, सभी जगह में देखा है। तो सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का अगर ये उपयोग करेंगे, मेरे ख्याल से अभी शुरू हो गया होगा, तो निश्चित रूप से जिस कॉन्फिडेंस से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको पता है कि क्या हो रहा है। सर, रिजॉर्ट में तो आप भी रखते हैं ना सर, कर्नाटक में आपने भी रखा था। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे क्या इस बार कर्नाटक की तरह? नहीं, केवल रिजॉर्ट की बात नहीं है। मैंने आपको 3 राज्यों के उदाहरण दिए हैं, लेकिन देखिए ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये चलेगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जेजेपी के साथ में बात करेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, अभी मैं थोड़ा एनालिसिस देख रहा था और जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा हुआ है। बीते दफे बीजेपी को हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में 28 सीटें आई थी, इस बार वो घटकर 19 पर आ गई हैं और कांग्रेस को वहां सबसे बड़ा फायदा हुआ है। 10 से बढ़कर कांग्रेस की सीटें वहां पर ग्रामीण इलाकों में 26 हुई हैं। इसका क्या संदेश है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब एक तरह से अगर आप कहें, और हरियाणा के उन इलाकों में जहां ये पिछले बार उनको बहुत अच्छी सीटें मिली थी,
तो उसकी एक बड़ी वजह जो ये थी, और जिसको अभी हम देखें तो बहुत साफ दिखता है, लोकदल का कमजोर होना, जिसको हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा। अभी जब मैं सीटों के लिहाज से देख रहा हूं तो लोकदल का कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया है। वहां कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी को फायदा हुआ है। जो कॉन्टेस्ट थी वो बहुत क्लियर दिख रही है, और सीटों के लिहाज से अगर देखेंगे तो वो कई सीटों पर मैं अभी देख रहा था बीच में, हम लोग चर्चा के बीच में, कि जहां जहां लोकदल गायब हुई है वो सीट शिफ्ट कर गई है कांग्रेस को, और कुछ सीटें हैं जहां जननायक जनता पार्टी ने अपनी एंट्री ली है। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जिसको भारतीय जनता पार्टी आंक नहीं पाई। जैसे एक सीट और अभी मेरे ध्यान में आती है बादशाहपुर की, नरवीर सिंह मंत्री थे वहां से, और बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी, ताकतवर मंत्री थे, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया, मनीष यादव को टिकट दे दिया गया जो भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष है। वहां से जो अभी मैं देख पा रहा हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद वो जीतता हुआ दिख रहा है। ऐसे ढेर सारी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहें कि वो रणनीतिक उनसे चूक हुई, और दूसरा जो लोकदल का बिखराव हुआ उसमें जाट कंसोलिडेशन हुआ है। लोकदल खत्म होने का जो नुकसान रहा कि जाट कंसोलिडेशन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बोल रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, जबकि 27 टिकट कांग्रेस ने दिए, 20 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए, लेकिन कहीं जाट अस्मिता के विरोध में भाजपा खड़ी दिख रही थी। वो भी मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि जो जाटलैंड है उसमें 9 सीटें पिछली दफा जो जाटलैंड में आईएनएलडी को गई थी वो इस बार घट के 1 हुई आईएनएलडी के लिए। तो जो 8 सीटें उसके खाते से गई हैं वो 4 कांग्रेस के पास गई हैं और 4 जेजेपी के पास गई हैं। उनमें से कोई भी बीजेपी के पास नहीं गई है। बीजेपी के खाते से 1 निकलकर अन्य के खाते में जरूर चली गई है। तो जो हम बात कर रहे थे लगातार कि जेजेपी के आने से और आईएनएलडी के कमजोर पड़ने से नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को हुआ है, जिसका असर यह है कि बीजेपी तमाम कोशिश के बाद भी 39 पर रुक रही है, वो 45-46 तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ तमाम मेहमान बने। राजीव जी, अगर यही स्थिति है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अर्बन इलाके में आपकी पकड़ बनी हुई है, जाट वोट जो आपके साथ था वो वैसे ही है, दूसरों को भले फायदा पहुंचा गया है, लेकिन जो विपक्ष कह रहा था कि ग्रामीण जो है वो आपसे दूर हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा रोजगार करने वाले लोग हों, वो तस्वीर दिख रही है। आपको रूरल एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, इसको देखने के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो मैं अभी देख रहा हूं, जो अभी बात आई थी बीच में, कि उसको ग्रामीण इलाके से ना देखा जाए, क्योंकि आप देखिए पूरे अगर आप हरियाणा के मैप को देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट सब जगह पर सीटें ली हैं। लेकिन कहीं कहीं पे मतदाताओं को बरगलाया गया, कंसोलिडेट किया गया, जातियों के आधार पर बरगलाया गया, उनको कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश की गई, और नो डाउट उनको इस बात का कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिला भी है, कुछ सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये देखिए कांग्रेस की सीटें कहां से आई हैं। कांग्रेस की सीटें भी वहां से आई हैं जहां उन्होंने बरगलाने की पूरी कोशिश करी। ये दो राजनीतिक दल अगर यूनिफॉर्म तरीके से देखें तो हरियाणा के अंदर सर वो बरगला रहे थे और वोटर बहक रहे थे। आपका जहां मन किया वहां नहीं बहके, और जहां आपकी सीटें जा रही हैं वहां वो बहक गए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, पूरे हरियाणा के अंदर अगर किसी की प्रेजेंस है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, हर जगह पे प्रेजेंस है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी हमने चुनाव जीते हैं, और ये कोई पहला चुनाव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने तो पंच और सरपंच भी अपने बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिला परिषद के चेयरमैन सारे हमारे रहे हैं। अब नगर निगम के अंदर हमारे सारे मेयर। चरण सिंह सापरा कुछ जोड़ रहे हैं। सापरा साहब, आपके हिसाब से ये क्या हुआ है? नहीं, देखिए बीजेपी जो है ना वो असल मुद्दों से, जमीनी मुद्दों से परे हट रही थी। जैसे किसानों का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक तंगी का मुद्दा है, ये तमाम सारे मुद्दों से बीजेपी परे हट रही थी, और जनता इन्हीं विषयों पर बीजेपी से कोई नतीजे चाहती थी, तो ये उस पर खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी बात यह है, जिस तरह से 82 लोगों की मृत्यु हुई, चाहे वो जाट आंदोलन में पुलिस की गोलियां चली, या बाबा राम रहीम के समय में गोलियां चली, या बाबा रामपाल के समय में गोलियां चली, तो कहीं ना कहीं वो जो क्षति पहुंची है, जो 82 लोगों की मृत्यु हुई है, उससे भी तो मैसेज गया ना जाट समुदाय में। और जिस तरह से दलितों को पीटा गया हरियाणा में, और वीके सिंह इनके केंद्रीय मंत्रियों ने दलितों के बच्चों की तुलना कुत्तों से की है, तो फिर ये दलित समाज में भी तो मैसेज गया ना। खिलाफ जो मुकदमा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है, मैं डिबेट करने के लिए नहीं आया। आप सुनिए, मैं डिबेट के लिए नहीं आया। थोड़ी थी बरगलाने की ना, आप अपना व्यू रख रहे थे, मैं आपके बीच में टोक नहीं रहा था। जब बाबा राम रहीम का नाम कहिए सुशांत जी, सुशांत जी, मैं डिबेट के लिए नहीं आया। एक एक करके सर।
सुशांत जी बोलिए सर, आप बोलिए। सुशांत जी, एक एक करके देखिए, बाबा राम रहीम का नाम लिया इसलिए बरगलाने की बात नहीं है। आपकी पुलिस ने गोलियां चलाई, जिस तरह से जनता के ऊपर गोलियां चली हैं, तो जनता क्या रिएक्ट नहीं करेगी क्या? आप क्या समझते हो, ये आपकी दादागिरी जो है या हिटलर शाही जो है, वो जनता आराम से सहन कर लेगी? जनता चुनाव के समय उत्तर देती है। जो बाबा शब्द यूज किया, ये आज तक आप भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाते रहे। आपने मौका मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया हूँ। सुशांत जी, इनको समझाइए। अच्छा ठीक है सर, वो ये कह रहे हैं तो तब ये बोलते थे इनके खिलाफ ठीक है सर, एक बात आप जोड़ रहे थे, समझाइए, मैं डिबेट के लिए नहीं आया हूँ सर। आप एक बात जोड़ रहे थे चरण सिंह साकरा साहब कि दलित वोटर भी इनसे अलग हुआ। हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी सपोर्टर हैं, दलित चिंतक हैं। सतीश जी, आपके हिसाब से आप जब एनालाइज कर रहे हैं इस तस्वीर को, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को और जो हरियाणा में हुआ है उसको, उसमें दलित वोटर जो है उसका कोई किरदार आप देख रहे हैं क्या? नहीं, देखो, आप पूरे देश का अगर आंकड़ा निकालेंगे, दलित जो वोट्स हैं वो लेके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई गांव कोई शहर मुझे आप बता दीजिए कि दलित वोट्स जो है सब जगह प्रेजेंट है। हरियाणा में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी। बीजेपी का सीधा सीधा आंकड़ा है कि अगर विपक्ष जीतेगा तो उसको जातीय समीकरणों में तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सीधा सीधा मैसेज है बीजेपी के लिए, बिल्कुल दोनों स्टेट के सीधे मैसेज है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है लोग बाग। कहीं ना कहीं आप उसको जाट आरक्षण से या इन चीजों से ना जोड़िए। यह सच है बिल्कुल भी कि इससे पहले विधानसभा में इसी बीजेपी ने हरियाणा की धरती पर यह कहा कि हम एंटी जाट इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उस बात का फर्क पिछले वाले विधानसभा में नहीं हुआ तो इसमें कैसे पड़ सकता है? आप ये मान लीजिए कि किसानों की हालात उतने बेहतर नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके पास काम नहीं है, जो आर्थिक हालात देश के हैं उसका पहला प्रभाव कहीं ना कहीं जो सबसे कमजोर तबका है वो उसकी ग्रिप में कहीं ना कहीं है। और इस बात देखिए, अगर आप ये देखेंगे हरियाणा में ऐसा घटना है, तमाम जो दलित है उनको लेकर के जिस तरह की बयानबाजी आई, आप महाराष्ट्र में देखेंगे, आप महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट किया, तमाम दलित एक्टिविस्टों को जेल में डाला। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी घटना को लेकर के आपने इतना बवंडर पैदा कर दिया। और पूरे देश के, आप 2 अप्रैल की घटना देखिए, हरियाणा में कितने लोगों को आपने जेल में डाला। आप टोटल मध्य प्रदेश में सर, वो पुणे में तो बीजेपी शिवसेना जीत रही है, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा गंभीरता से पुणे के इलाके में बीजेपी शिवसेना जीत रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि उस इलाके में ऐसा हुआ, नहीं, नाराज हो गया। आप मेरी बात मानिए, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी को ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से चेंज करना पड़ेगा कि बिना दलितों के, बिना मुसलमानों के, बिना गरीबों के, बिना किसानों। अच्छा, मैं इस पे आ रहा हूं सर। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों के लिए बताते। बड़ी खबर ये कि शिवसेना दफ्तर के लिए निकले हैं आदित्य ठाकरे, ये जानकारी मिल रही है। मातोश्री से वो निकले हैं। आदित्य ठाकरे अपना चुनाव जीते हैं, पहली बार वो चुनावी रण में थे और उन्होंने पहली बार में ही जीत दर्ज की है। मातोश्री से वो दफ्तर के लिए निकले हैं, वहां से भी जो तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।